हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सब के सामने बिना फेस के आई हूँ। इसका इसलिए ऐसा मैंने किया है क्योंकि जो मैं फेस दिखा कर आती हूँ वो पता नहीं कैसे उल्टा आ रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ, फेस उल्टा ही आ रहा है। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। देखो, ये जो फेस है मेरा इस तरह से उल्टा आ रहा है, ये सीधा नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं आज बिना फेस के आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ। उसके बाद देखो, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश के बारे में। हाँ, आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम मोटा मोटा जान लेते हैं इसको पढ़ने से पहले कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखो, पुष्यभूति वंश, ये नरवर्धन भी बोल देते हैं इसको। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? उसने की थी, प्रभाकर वर्धन ने इस वंश की स्थापना की थी। इसमें जो ये पुष्यभूति आप देख रहे हैं ना, ये तीन राजा आप देख रहे हो, पुष्यभूति, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन। ये जो तीन राजा थे, ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, यानी अपने मर्जी से ये कोई फैसला नहीं ले सकते थे। इस वजह से ये स्वतंत्र राजा नहीं कहलाए, तो इसलिए इनको महाराज की ही उपाधि मिली। ये महाराज ही बनकर रहे, महाराज, महाराजा धीराज, यानी उससे बड़ी जो उपाधि होती है उसकी उपाधि ये नहीं ले पाए। तो इस वजह से ये इनका पतन बहुत जल्दी हो गया और ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। इन्होंने 500 से लेकर 580 ईस्वी तक कुछ इन्होंने राज्य किया। तो उसके बाद जो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? प्रभाकर वर्धन ने। प्रभाकर वर्धन आए, उन्होंने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। उनके कितने बच्चे थे? उनके बच्चे थे तीन। सबसे पहले राज्यवर्धन थे सबसे बड़े, उसके बाद राजश्री थी उनकी बहन, फिर सबसे छोटे थे हर्षवर्धन। तो जो हर्षवर्धन थे उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। तो क्या हुआ, जो राजश्री थी उनकी जो शादी थी ग्रहवर्मन से हो गई, और जो राज्यवर्धन थे उनकी जो शशांक था, उनसे उसकी क्या हो गई, लड़ाई हो गई, युद्ध हुआ उनके साथ, बहुत सारी लड़ाई हो गई। उन्होंने राजश्री को किडनैप कर लिया। फिर उसको छुड़ाने के लिए कौन गए? राज्यवर्धन गए। राज्यवर्धन ने उसको परास्त तो कर दिया शशांक को, लेकिन उसने धोखे से ग्रहवर्मा को मारकर और उसकी बहन को बंदी बना लिया, जिसको बचाने के लिए राजवर्धन गए। राजवर्धन ने अपनी बहन को वहां से छुड़ा तो लिया और शशांक को परास्त भी कर दिया, लेकिन बाद में उसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ये खबर जब हर्षवर्धन के पास पहुंची तो हर्षवर्धन ने सबसे पहले वहां गए और वहां जाकर अपनी बहन राजश्री को खोजा। राजश्री उनको वन में भटकती हुई मिली, क्योंकि वह उस शशांक की चंगुल से छूटकर भाग गई थी। और हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। और राजश्री का जो राज्य था, ग्रहवर्मन का राज्य भी मैं अपनी बहन को उसका राजधिकारी बना दिया। और इस तरह से उसने अपनी बहन को छुड़ाकर ले आए। कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने इस समय, हर्षवर्धन के टाइम में हुनसांग नाम के एक यात्री थे जो चीन से आए थे। वो बहुत कई सालों तक यहाँ पर रहे, और हर्षवर्धन ने उसी टाइम में कई कहानियां लिखी। और उन कहानियों में से नागानंद नाम की एक कहानी का विवरण उन्होंने नाटक के तौर पर हुनसांग के सामने रखा। उस सारी चीजों को हुनसांग ने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है। तो हम ये सारी चीजें अब आगे चलकर पढ़ेंगे। तो हम इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, राजश्री और आदित्यवर्धन यानी प्रभाकर वर्धन के जो ये तीनों बच्चे थे, इनके बारे में और प्रभाकर वर्धन के बारे में हम पूरी डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। देखिए, चलिए, यहां से शुरू होता है हमारा पुष्यभूति यानी वर्धन वंश। इसके संस्थापक कौन थे? देखो,
नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन। 505 ईस्वी से 580 तक इन्होंने राज्य किया। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर्षवर्धन के जो कवि थे बाणभट्ट, उनकी रचना से और तथा बांसखेड़ा और मधुबन के ताम्रपत्र अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन, इन तीनों राजाओं ने 505 ईस्वी से लेकर 580 ईस्वी तक शासन किया। ये तीनों शासक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, इसी कारण उन्होंने महाराज की उपाधि ही धारण की, यानी महाराजाधिराज की उपाधि वो धारण नहीं कर पाए। इसके बाद जब इनको शासन समाप्त हो गया था, 580 से लेकर 605 ईस्वी तक प्रभाकर वर्धन ने शासन किया। प्रभाकर वर्धन जो कि हर्षवर्धन के पिता थे, उन्होंने प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश का प्रथम जो स्वतंत्र शासक था, ये एक स्वतंत्र शासक थे, यानी अपने ये जो विचार थे खुद से खुशी से अपनी स्वतंत्रता से रख सकते थे, नियम बना सकते थे। प्रभाकर वर्धन और ने महाराजाधिराज तथा परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। इन्होंने 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक शासन किया। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। बाणभट्ट ने इनकी प्रशंसा में हूणों के लिए शेर और सिंधु देश के लिए जोर बताया है। राज्यवर्धन जो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, बड़े पुत्र, उन्होंने जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी तो 605 ईस्वी से लेकर 606 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद 605 ईस्वी में उनका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेसर के सिंहासन पर बैठा। उन्होंने भी राज्याधिराज, महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की। वह भी अपने पिता की भांति वीर तथा साहसी था। दूतों द्वारा दर्दनाक सूचना मिली कि मालवा के शासक देवगुप्त, गौड़ प्रदेश के राजा शशांक और वल्लभी के राजा ध्रुवसेन ने संयुक्त होकर, यानी एक साथ, इन सबने एक साथ मिलकर उसकी बहनोई कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा मौखरी के साथ युद्ध करके हत्या कर दी है और उसकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया। इस संकट के समय राज्यवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन ने भी उसके साथ जाने के लिए आग्रह किया, लेकिन राज्यवर्धन ने कहा हुकार मारते हुए, यानी जोश में कहते हैं ना कि जब हिरण का शिकार करने के लिए केवल एक ही शेर पर्याप्त होता है। किसने कहा? ये राज्यवर्धन ने कहा कि हिरण के शिकार के लिए एक ही शेर पर्याप्त होता है। राज्यवर्धन ने इस युद्ध में साहस का परिचय देते हुए मालवा के शासक देवगुप्त और को पराजित कर दिया, परंतु गौड़ के प्रदेश के राजा शशांक ने उसे धोखे से 606 ईस्वी में मार दिया, यानी उसका वध कर दिया। हर्षवर्धन उसके बाद जब 606 में उसकी मृत्यु हो गई राज्यवर्धन की, तो 606 से और 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने शासन किया। अब यहाँ पर हर्षवर्धन की डिटेल में बताएंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता माता कौन थे, उनके भाई बहन कौन थे, उसकी शिक्षा कैसे हुई, युद्ध कौशल में वह इतना निपुण कैसे हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देखो, जन्म उसका कब हुआ? 4 जून 590 ईस्वी में उसका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? थानेसर के विशाल राज्य में हुआ। हर्षवर्धन के जन्म के बाद कई दिनों तक समस्त राज्य में उत्सव मनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। माता पिता का नाम क्या था इनकी माता का नाम यशोमती और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन अपनी माता की भांति सहनशील तथा पिता की भांति साहसी व प्रतापी राजा था। अब इनके भाई बहन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हर्षवर्धन 3 भाई बहन थे। सबसे बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन व बड़ी बहन का नाम था राजश्री, और हर्षवर्धन सबसे छोटे थे। हर्षवर्धन अपने भाई को बहुत आदर करते थे तथा अपनी बहन से अतः प्रेम, यानी बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इनकी शिक्षा, विद्वान एवं बुद्धिमान तो ये थे ही, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हर्षवर्धन की शिक्षा दीक्षा का उचित ढंग से प्रबंध किया गया था। इनको शास्त्र अभ्यास और युद्धाभ्यास का सिखाया गया। हर्षवर्धन का बचपन उनकी माता यशोमती के भतीजे जो थे वो भंडी नाम के भतीजे भंडी के साथ बीता था। सम्राट हर्षवर्धन के राज्य की प्रथम राजधानी थानेश्वर
सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी और हर्ष का टीला पहले किला था जिसकी 5 बुर्जियां थी। हुनचांग के अनुसार हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्ष 606 ईस्वी से लेकर 612 ईस्वी तक 5 प्रदेशों के शासकों से लगातार युद्ध किए। इन युद्धों के अंत में हर्ष की ही विजय हुई और हर्ष ने उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। ये 5 राज्य कौन कौन से थे देखिए। ये 5 राज्य थे पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। इन से हर्ष को प्रतिष्ठा व कीर्ति बढ़ गई। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। अब हर्षवर्धन ने जब सब इतना सारा अपना विस्तार कर लिया तो उसने अब किससे युद्ध किया? पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध किया। हर्षवर्धन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन चुका था, तो दूसरी ओर पुलकेशिन द्वितीय दक्षिणी भारत का शक्तिशाली शासक था। हर्ष की भांति ही वह भी एक महत्वाकांक्षी राजा था। हर्ष द्वारा बल्लभी पर विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय शंकित हो गया और युद्ध अनिवार्य हो गया। यानी शंकित हो गया मतलब उसको ईर्ष्या होने लगी कि उसने बल्लभी पर विजय प्राप्त कर ली, तो उसे लगा कि ये हमारा होना चाहिए। तो इस वजह से उसने शंकित होकर, शंका जताकर उसने युद्ध को चुना। हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय का सामना करने के लिए 5 प्रदेशों से सेना एकत्रित की, यानी 5 प्रदेशों के साथ संधि करके उनसे अपनी सेना मांगी और 634 ईस्वी से सेना के साथ हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध नर्मदा नदी के किनारे पर हुआ। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? हर्ष की पराजय हुई और पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई। अब देखो, हुनसांग जो थे, जो चीनी यात्री थे, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और कई वर्ष रुके थे, उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में अपनी बुकों में भी लिखा हुआ है। हुनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और लगभग 10 वर्षों तक उसने हर्षवर्धन के दरबार में बिताए। किसने? हुनसांग ने। और वह 629 ईस्वी में भारत यात्रा के लिए चीन से चला। कब चला? 629 में वह चीन से चला। हुनसांग ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए भारत आया था। ताशकंद, समरकंद और बल्ख से होता हुआ वह भारत के गांधार प्रदेश में पहुंचा। यहां से चलकर उसने पंजाब, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, श्रावस्तु और कुशीनगर आदि स्थानों की यात्रा की। उसने 2 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में था, में शिक्षा ग्रहण की। दक्षिण भारत में घूमने के बाद वह 644 ईस्वी में चीन के लिए प्रस्थान कर गया। चीन पहुंचकर उसने अपनी भारत यात्रा का वृत्तांत लिखा और जिसका शीर्षक था सीयू की, पश्चिमी देश का वृत्तांत। यह ग्रंथ हर्षकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। ऐहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित बादामी के निकट बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ से पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसका रचयिता कौन है? जैन कवि रवि कीर्ति था। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन मिलता है। छोटा सा नोट, ये आप लोगों को याद रखना है कि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हुनसांग हरियाणा में 634 से लेकर 644 ईस्वी तक रहे थे। उनकी पुस्तक सीयू की में थानेसर, कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है और हर्षवर्धन के द्वारा लिखित पुस्तकें प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद हैं। हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसका रचना हर्ष चरित्र और कादंबरी थी। और जो नागानंद, जो हर्ष की खुद की रचना थी, खुद की ग्रंथ था, खुद की किताब थी, उसका जो नाटक था, उसने जब हुनसांग जी आए थे तो जो उन्होंने नागानंद, नागों के ऊपर जो नाटक लिखा था, वो उनको स्वयं उनके सामने प्रत्यक्ष करके दिखाया था। ये इससे हुनसांग और भी उनसे प्रभावित हो गए।
और उन्होंने जब चीन में वो गए, अपनी यात्रा उन्होंने पूरी करके भारत यात्रा से चीन में जब वो पहुंचे तो उन्होंने अपनी पुस्तक सी यूकी में सारा वृत्तांत के बारे में लिखा। तो ये था पुष्यभूति वंश आप लोगों के सामने। अब आप लोग हमें कमेंट करके ये बताइए कि जो पुष्यभूति वंश था उसके संस्थापक कौन थे, किसने पुष्यभूति वंश की स्थापना की? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया तो मैं समझूंगी कि आप लोगों ने मेरी क्लास ध्यान से सुनी। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।